कि हम हाँ हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोकी प्लस एकेडमी। आज हम एनटीपीसी की तीसरी क्लास को करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपनी क्लास में प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करते हैं। तो आज हमने 2021 के 5 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को लिया है। तो हम इस पेपर के सॉल्यूशन और उसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट रहेगा। और हाँ, हमसे काफी दिनों का गैप हो गया है, जिसके लिए माफी, लेकिन अब से हम रेगुलर रहेंगे। हमारे पास कुछ काम था जिसकी वजह से गैप हो गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप भी हमसे रेगुलर जुड़े रहेंगे। आप इस क्लास को जरूर देखिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो देखिए, फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? बादल, पंखुड़ियां, पुंकेसर या बीजांड। देखिए, मनके जैसी संरचना को बीजांड कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हम फूल के बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगी। देखिएगा, फूल या पुष्प के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी कहा जाता है। आप इसे याद रखेंगे, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। इसके अलावा इसके उत्पादन को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। और फूल के 4 भाग होते हैं। 4 भाग कौन कौन से? एक जायांग, पुमंग, दलपुंज और बादलपुंज। ये फूल के या पुष्प के 4 भाग होते हैं। अब हम इन चारों के बारे में अभी हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं। देखिए, ये है हमारे पास फूल। और फूल के 4 भाग कौन कौन से हो गए? एक तो तुम्हारा ये जो हो गया, ये आपका जायांग हो गया, इसको जाइनोसियम बोलते हैं इंग्लिश में। और ये जो है, इसको हम एंड्रोसियम बोलते हैं इंग्लिश में। इसको हम पुमंग कहते हैं हिंदी में। अच्छा, ये जो होता है इसको बादल पुंज बोलते हैं और इसको दल पुंज बोलते हैं। आइए देखेंगे। देखिए, हमने यहाँ पे लिख भी दिया है। ये जायंग जो होता है, ये जो होता है, ये पुष्प का मादा जननांग होता है। ठीक है, इसमें अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र होते हैं। देखिए, ये जो है ये आपका अंडा है, ये अंडा टाइप में है, तो इसलिए इसे हम अंडाशय बोलते हैं। ये आपका वर्तिका है और ऊपर वाली जो होती है उसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसके अलावा पुमंग को देखेंगे। अच्छा, ये वाली जो संरचना है, जैसे कि ये जो है डंडी टाइप में, इसको पुमंग कहते हैं। पुमंग को हमने यहाँ पे अलग से लिख लिया है। ठीक है। अच्छा, पुमंग जो होता है ये पुष्प का नर जननांग होता है। इसमें पुंकेसर होता है, परागकण होते हैं और परागकोश होते हैं। आइए देखेंगे। देखिए, ये जो है, ये हमारे पास क्या है? पुमंग है। ये डंडी टाइप में है, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, या फिर हम इसको हम बोल देते हैं हिंदी में पुंकेसर। अच्छा, ऊपर जो होता है, ये डिब्बी टाइप में जो संरचना आपको दिखाई देती है, उसको हम बोलते हैं परागकोश। जब हम इसको काटते हैं परागकोश को, तो उसके अंदर दाने ऐसी संरचना होती है, उसे हम बोलते हैं परागकण। क्या बोलते हैं उसे? हम परागकण। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, इसके अलावा देखिए, मैंने यहाँ पे इसका भी चित्र ले लिया है, जायंग का भी चित्र अलग से ले लिया है। देखिएगा, जायंग, इसी मोटी मोटी जो संरचना है उसको अंडाशय, और ये डंडी टाइप में ये वाली जो संरचना है उसको वर्तिका, और ऊपर वाले को वर्तिकाग्र कहते हैं। और ये यहाँ पे मनके जी संरचना है, उसको हम बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम बीजांड कहते हैं। इसको मैंने सभी पे हिंदी में भी लिख दिया है। देखिए, इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आप इसकी फिक्र ना कीजिए। ठीक है, आगे देखेंगे हम। आगे है हमारे पास बादलपुंज और दलपुंज। देखिएगा, बादलपुंज को देखेंगे। ये बादलपुंज जो है, ये हरे हरा जो होता है उसे बादलपुंज बोलते हैं। ठीक है, ये कली को रक्षा देने का कार्य करता है। आप देख भी रहे हैं, ये कली को रक्षा देने का कार्य करता है। और इसका रंग हरा होता है। यह प्रकाश संश्लेषण में भी मदद करता है। यह फूल का सबसे बाहरी भाग होता है। और इसकी इकाई को सेपल कहा जाता है। याद रखेंगे, इसकी इकाई को क्या कहा जाता है? सेपल कहा जाता है। इसी तरह से ये कोरोला जो होता है या दलपुंज जो होता है, उसकी इकाई को पेटल कहा जाता है। इनकी इकाई जरूर याद रखनी है। देखिए, क्वेश्चन यहीं से आता है, फूल से रिलेटेड और बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, आपको याद रखना है। ये रंगीन होता है और कीटों को परागण के लिए आकर्षित करता है, और इसकी इकाई को पेटल कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो था वो अली बंधु ने किया था। सबको पता होगा, अली बंधु ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। अच्छा, अली बंधु, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, अली बंधु में कौन थे? अली बंधु में थे शौकत अली और मोहम्मद अली। ये 2 भाई थे अली बंधु में, शौकत अली और मोहम्मद अली। इन 2 भाई ने खिलाफत आंदोलन का भारत में नेतृत्व किया था। और इस आंदोलन का सहयोग मिला था गांधी जी के असहयोग आंदोलन को। जो कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? जो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, लेकिन इसको स्थगित कर दिया गया था। इसको इसको मतलब वापस ले लिया गया था। कब? इसको 1922 में चौरा-चौरी कांड के बाद इसको वापस ले लिया गया था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अब बात हो रही है इसमें नोबेल पुरस्कार की। अभी हम देखेंगे नोबेल पुरस्कार के बारे में। देखिएगा,
नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है और नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अब इसे याद रखेंगे। अच्छा, इसके अलावा नोबेल फाउंडेशन की स्थापना जो हुई थी वो 29 जून 1900 को नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई थी, जिसके द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार में एक स्वर्ण पदक, एक व्यक्तिगत डिप्लोमा और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना दिया जाता है। और इसकी घोषणा ओस्लो में हर साल अक्टूबर महीने में इसकी घोषणा होती है और 10 दिसंबर को ये दे दिया जाता है। यानी कि इसकी घोषणा होती है अक्टूबर महीने में और 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दे दिया जाता है। आप इसे याद रखेंगे। अब 10 दिसंबर आने वाला है और 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। अच्छा, 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और 10 दिसंबर को ही क्यों दिया जाता है? वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि इस दिन अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि थी और अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी? डायनामाइट की अल्फ्रेड नोबेल ने खोज की थी। ठीक है, देखिए नोबेल पुरस्कार जो है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। आपको पता होना चाहिए 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं। देखिए 6 क्षेत्र हैं: भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, चिकित्सा बायोलॉजी से समझ सकते हैं, साहित्य लिटरेचर और पीस में दिया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आप इसे याद रखेंगे। इसके अलावा अर्थशास्त्र को ना 1969 में जोड़ा गया था। पहले अर्थशास्त्र इसका हिस्सा नहीं था। अर्थशास्त्र इसका हिस्सा नहीं था। 1969 में अर्थशास्त्र को जोड़ा गया था। अब देखिएगा पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता मैडम क्यूरी है। इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। इनको साहित्य के क्षेत्र में मिला था और किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था। ठीक है भैया, याद रखेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन आता है 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता से रिलेटेड। अब तक 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता कितने हैं? 4 लोगों को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। कौन कौन को? मैडम क्यूरी को मिला है 1903 में रेडियो एक्टिव की खोज के लिए भौतिकी के क्षेत्र में। इसके अलावा 1911 में रेडियम निष्कर्षण की खोज के लिए रसायन के क्षेत्र में। ये मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। आप इसे याद रखेंगे। इसके अलावा जॉन बार्डिन को 1956 में मिला है ट्रांजिस्टर की खोज के लिए भौतिकी के क्षेत्र में। इसके अलावा 1972 में मिला है अतिचालकता की खोज के लिए भौतिकी में। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि भौतिकी के क्षेत्र में 2 नोबेल पुरस्कार मतलब 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो भौतिकी के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति का नाम है जॉन बार्डी। आप इसे याद रखेंगे। इसके अलावा लिनस पॉलिंग को मिला है 1954 में नाभिकीय परीक्षण के लिए रसायन के क्षेत्र में और 1962 में शांति के क्षेत्र में मिला है लिनस पॉलिंग को। याद रखेंगे आप इसे। इसके अलावा फ्रेडरिक सेंगर को मिला है 1958 और 1980 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। आप इसे भी याद रखेंगे। देखिए 1974 में यह घोषणा कर दी गई थी कि मरने के बाद नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। लेकिन 1974 से पहले तो नोबेल पुरस्कार मिले थे मरने के बाद लोगों को। तो ऐसे कितने लोगों को मिले? तो ऐसे 2 लोगों को मिले। 2 लोगों का नाम बताइए। एक का नाम है एरिक एक्सेल कार्लफेंट और दूसरे का नाम है डेंग हैमरशोल्ड। आप इसे याद रखेंगे। आगे देखेंगे। देखिए सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता पुरुषों में कौन है? तो सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता पुरुषों में ब्रैग विलियम लॉरेंस हैं, जिनको 1915 में मिला था। सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता महिला में देखेंगे तो मलाला यूसुफजई हैं, जिनको 2014 में मिला था शांति के क्षेत्र में। आप इसे याद रखेंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन थे? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? ऐसे आएगा, यहाँ पे थे नहीं, कौन है ऐसे आएगा। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाए। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। देखिए संयुक्त राष्ट्र से रिलेटेड जानकारी हम अभी देंगे आपको, अगले क्वेश्चन पे देंगे, आगे आने वाले क्वेश्चन में देंगे। देखिएगा तंजावुर के किस मंदिर में चोल वास्तुकला है और इसे सम्राट राज राजा ने बनवाया था? तो तंजावुर के किस मंदिर में चोल वास्तुकला है जिसको सम्राट राज राजा ने बनवाया था? देखिएगा बृहदेश्वर मंदिर में चोल वास्तुकला स्थित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिसको राजा राज चोल ने बनवाया था। और जो ये मंदिर जो है वो भगवान शिव को समर्पित है। क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि बृहदेश्वर मंदिर किसको समर्पित है, किस देवता को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। हम बात करेंगे राजा राज चोल की। देखिए राजा राज चोल का मूल नाम जो था वो अरिमोली वर्मन था। क्या था? अरिमोली वर्मन था। ये काफी काबिल राजा थे जिन्होंने चोल साम्राज्य का उदय भी किया था। अब हम थोड़े चोल के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। देखिए इनको यानी कि राजा राज चोल को उल्कलानाडा पुरुमल की उपाधि भी दी गई थी, जो कि जिसको कहा जाता है पृथ्वी को मापने वाला व्यक्ति। उल्कलानाडा पुरुमल की उपाधि किसको मिली थी? किसको मिली थी? राजा राज चोल को मिली थी। आप इसे याद रखेंगे। अब क्वेश्चन एक दिमाग में बनता हुआ, चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय थे।
अच्छा, तो इसके अंतिम शासक कौन थे चोल साम्राज्य के? अंतिम शासक राजेंद्र चोल तृतीय अंतिम शासक थे। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। हम थोड़ा सा इसके प्रशासन के बारे में देखेंगे। देखिए, पूरा का पूरा चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में बटा हुआ था और इस एक प्रांत को मंडलम कहा जाता था। प्रांत को क्या कहा जाता था? मंडलम कहा जाता था। देखिए, प्रांत या मंडलम, प्रांत मंडलम से नीचे होता था कोट्टम। मंडलम को कोट्टम में विभाजित किया गया था। कोट्टम का मतलब कमिश्नरी। कमिश्नरी या कोट्टम को नाडु में विभाजित किया गया था, जिसका मतलब होता है जिला। और नाडु को कुर्रम में विभाजित किया गया था, जिसका मतलब था ग्राम समूह। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आता है एग्जाम में, आप इन्हें याद रखेंगे। देखिए, चोल प्रशासन में महत्वपूर्ण पद राजा का होता था और राजा को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होती थी। ये तो सिंपल है। आगे लाइन है हमारे पास, चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च श्रेणी के अधिकारी को पेरुंदनम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेरुंदनम। याद रखेंगे, चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च श्रेणी के अधिकारी को पेरुंदनम कहा जाता था और निम्न श्रेणी के अधिकारी को शेरुंदनम कहा जाता था। निम्न श्रेणी के अधिकारी को क्या कहा जाता था? शेरुंदनम। और उच्च श्रेणी के अधिकारी को पेरुंदनम कहा जाता था। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। इसके अलावा राज्य के उच्च अधिकारी को उडनकुट्टम कहा जाता था। ठीक है, इस काल में जो मंदिर बने थे वो द्रविड़ शैली में मंदिर बने थे, जो कि अभी हमने बृहदेश्वर मंदिर देखा था, वो भी द्रविड़ शैली पर आधारित था। और द्रविड़ शैली को ही विमानम शैली भी कहा जाता है। आप इसे याद रखेंगे। तमिल साहित्य में त्रिरत्न कौन थे? त्रिरत्न थे कम्बन, उट्टुकुट्टन और पुगालेंदी। तीनों के नाम याद रखेंगे, क्वेश्चन आता है। त्रिरत्न के नाम क्या है? कम्बन, उट्टुकुट्टन और पुगालेंदी तमिल साहित्य के त्रिरत्न है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, उत्पादन की प्रति इकाई कुल लागत क्या कहलाती है? उत्पादन की प्रति इकाई कुल लागत क्या कहलाती है? प्रति इकाई कुल लागत औसत लागत कहलाती है। सिंपल है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है हमारे पास, वर्तमान का राजा कौन था जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो स्थायी बंदोबस्त, देखिए, एक भूमि सुधार व्यवस्था थी जो कि अंग्रेजों के द्वारा लेकर आई गई थी और उस समय वर्धमान का राजा तेजचंद था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तेजचंद। तेजचंद का एक पुत्र था मेहताब चंद्र, और मेहताब चंद्र ने संथाल विद्रोह किया और 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की मदद भी की थी मेहताब चंद्र ने। देखिए, स्थायी बंदोबस्त जैसी कई सारी भूमि सुधार व्यवस्था आई जो कि अंग्रेजों के द्वारा लेकर आई गई थी। आइए देखते हैं उन व्यवस्थाओं को जो कि इंपोर्टेंट हो जाती हैं। देखिए, सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त को देखेंगे। स्थायी बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आया था 1793 में। ये आपको लिए इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे कि स्थायी बंदोबस्त कौन लेकर आया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आया था 1793 में। यह बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा कर्नाटक में लागू हुई थी स्थायी बंदोबस्त। ये लगभग पूरे भारत के 19% क्षेत्र पर लागू हुई थी स्थायी बंदोबस्त, और इसमें जमीन का मालिकाना हक जमींदारों को दे दिया गया था। और अंग्रेज जो थे वो जिस कर को निर्धारित करते थे उसके 10/11 भाग खुद ले लेते थे और 1/11 भाग जमींदार को देते थे स्थायी बंदोबस्त में। हम देखेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था को। देखिए, ये भी एक भूमि सुधार व्यवस्था थी। इसको टॉमस मुन्रो लेकर आया था 1820 ईस्वी में। ये मुंबई, मद्रास और असम में लागू हुई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है भैया, याद रखेंगे। इसके अलावा यह भारत के 51% क्षेत्र पर लागू हुई थी। कितने परसेंट क्षेत्र पर? 51% क्षेत्र पर लागू हुई थी और इसमें जमीन का मालिकाना हक किसानों को दे दिया गया था। किसान अपनी उपज का 35 से 55% टैक्स के रूप में देते थे। कितना? 35 से 55%। अब मारवाड़ी व्यवस्था को देखेंगे। देखिए, मारवाड़ी व्यवस्था को लॉर्ड विलियम बेंटिक लेकर आया था 1833 ईस्वी में। कब लेकर आया था? 1833 में लेकर आया था। यह भारत के लगभग 30% क्षेत्र पर लागू हुआ था। अब से याद रखेंगे, मारवाड़ी व्यवस्था 30% क्षेत्र पर, रैयतवाड़ी व्यवस्था 51% क्षेत्र पर, स्थायी बंदोबस्त 19% क्षेत्र पर लागू हुई थी। इंपोर्टेंट है, आती है एग्जाम में, याद रखेंगे आप इन्हें। यह मुख्य रूप से पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लागू हुई थी और इसमें जमीन का मालिकाना हक गांव का होता था और गांव का मुखिया कुल उपज का 60% टैक्स भी देता था। अब इसे याद रखेंगे। देखिए, सबसे कठोर जो कानून था वो स्थायी बंदोबस्त का, और टैक्स की सर्वाधिक मात्रा जो है वो महालवाड़ी में है। टैक्स की सर्वाधिक मात्रा महालवाड़ी में, सबसे कठोर कानून स्थायी बंदोबस्त का था। याद रखेंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय खदान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदान में से एक है? तो इनमें से कौन सी ऐसी भारतीय खदान है जो दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है? देखिए, मैं आपको बतला दूं, यूरेनियम उत्पादन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर नहीं है। भारत दूसरों देशों पर निर्भर है यूरेनियम के उत्पादन के क्षेत्र में। देखिए, भारत में फिर भी यूरेनियम की कुछ खदानें मिलती हैं। एक है तुम्मालपल्ले खदान, यही ही है इसका सही जवाब। तुम्मालपल्ले खदान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। ये कहां पर स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। 2011 में परमाणु आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर एस बनर्जी। इन्होंने बताया कि इन्होंने 49,000 टन
यूरेनियम भंडार की पुष्टि की थी तुम्मालपल्ले खदान में। इसके अलावा एक और खदान है जो कि इंपॉर्टेंट है, जादूगोड़ा की खदान, जो कि झारखंड में स्थित है। ये दोनों की दोनों यूरेनियम की खदान है, यूरेनियम की खदान है, जादूगोड़ा की खदान और तुम्मालपल्ले की खदान, आप इसे याद रखेंगे। अच्छा, यूरेनियम का यूज होता किसमें है? यूरेनियम का प्रयोग होता है परमाणु संयंत्र को बनाने में। ठीक है, परमाणु संयंत्रों को बनाने में यूरेनियम का यूज होता है, आप इसे याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, 1967 में भारत में पहला प्रायोगिक उपग्रह पृथ्वी स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? पहला प्रायोगिक उपग्रह पृथ्वी स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था 1967 में? तो वो स्थापित किया गया था अहमदाबाद में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अहमदाबाद। अच्छा, ये उपग्रह हैं वो किए तो इसरो के द्वारा जाते हैं, तो हम इसरो के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, इसरो की फुल फॉर्म वगैरह होती, इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बंगलौर में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना हुई थी 1967 में, इसरो की स्थापना हुई थी। और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं MS सोमनाथ, अब से याद रखेंगे। ठीक है, अब बात आती है इसरो की कुछ प्रमुख संस्थाएं बनी, जैसे कौन कौन सी संस्थाएं हैं, और संस्थाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ये त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ये इसरो का सबसे बड़ा केंद्र है। कौन सा? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर रॉकेट, प्रक्षेपण यान एवं कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण होता है एवं उनसे संबंधित तकनीकी का विकास किया जाता है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में। ठीक है। बी नंबर पे आता है इसरो सैटेलाइट केंद्र। ठीक है, इसरो सैटेलाइट केंद्र का मुख्यालय या केंद्र बंगलौर में है। कहाँ पर है ये? बंगलौर में है। अच्छा, यहाँ उपग्रह बनाना और उससे संबंधित कार्य होते हैं, जैसे कि डिजाइन, परीक्षण, ये सब होते हैं इसरो सैटेलाइट केंद्र पर। यह इसरो का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है। पहला है विक्रम साराभाई, दूसरा है इसरो सैटेलाइट केंद्र। अब हम देखेंगे शार सेंटर यानी कि सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र को देखेंगे। देखो, शार को ही सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र के नाम से जाना जाता है। ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। कौन सी? सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र। इसके अलावा ये रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने का मुख्य केंद्र है शार, आपसे याद रखेंगे। इसके अलावा एक आता है द्रव नोदन प्रणाली केंद्र। द्रव नोदन प्रणाली केंद्र, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर। इसका मुख्य परीक्षण अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु के महेंद्रगिरी नामक स्थान पर है। कहां पर है इसका केंद्र? तमिलनाडु के महेंद्रगिरी नामक स्थान पर है, लेकिन इसकी गतिविधियां तिरुवनंतपुरम, महेंद्रगिरी और बंगलौर में भी फैली हुई है। इसके बाद आता है इसके केंद्र में अंतरिक्ष यान को छोड़े जाने से संबंधित प्रणाली विकसित की जाती है इस केंद्र में। हाँ, फिर है हमारे पास अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। इसका केंद्र अहमदाबाद में स्थित है, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, और इसका कार्य है सामाजिक हित के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों का विकास और संचालन करना। इसके लिए सामाजिक हित के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों का विकास और संचालन करना। जैसे कि उन सामाजिक हित के लिए कुछ अनुप्रयोग बता देते हैं, जैसे क्या होता है, जैसे कि संचार, प्रसारण, नौ संचालन, मौसम विज्ञान, समुद्र विज्ञान, पर्यावरण निगरानी और प्राकृतिक संसाधन सर्वेक्षण में अनुप्रयोग होते हैं। ये सर्वेक्षण है भाई, ये गलत हो गया, सर्वेक्षण में अनुप्रयोग होते हैं। ठीक है, किसका यूज होता है? ये अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र का यूज होता है। अच्छा, इसके अलावा विकास और शैक्षिक संचार इकाई के बारे में देखते हैं। इसका केंद्र जो है, इसका केंद्र है अहमदाबाद में, और यह सामाजिक विकास के लिए उपग्रह संचार आधारित अनुप्रयोगों पर काम करती है। इसकी कुछ गतिविधियां हैं, जैसे कि ये नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करती है, उनको कार्यान्वित करती है और अपग्रेड करती है। इसके अलावा सामाजिक अनुसंधान और उनका मूल्यांकन करती है। अंतरिक्ष अनुप्रयोगों को वंचितों तक पहुंचाने की में सुविधा प्रदान करती है DECU। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, माल के निर्यात और आयात के संतुलन को क्या कहा जाता है? यानी कि जितना हमने आयात किया उतना ही हमने निर्यात कर दिया, जितना माल हमने आयात किया उतना ही हमने निर्यात कर दिया, यानी कि इसका मतलब तो संतुलन हो गया ना, तो उसे व्यापार का संतुलन कहेंगे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, वह भूमि जो एक या एक से कम कृषि के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है वो क्या कहलाती है? जो एक या एक से कम कृषि के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है वह क्या कहलाती है? उसको वर्तमान परती कहते हैं, जिसको एक या एक से कम कृषि के लिए छोड़ देते हैं। अब बात आती है कृषि योग्य बंजर भूमि किसे कहते हैं? कृषि योग्य बंजर भूमि उसे कहते हैं वह कृषि जो 5 से ज्यादा वर्षों के लिए छोड़ दी जाती है, उसे कृषि योग्य बंजर भूमि कहते हैं। इसके अलावा बंजर भूमि किसे कहते हैं? बंजर भूमि जिस पर खेती की ही नहीं जा सकती है उसको बंजर भूमि कहते हैं। एक है इसमें शुद्ध बोया गया क्षेत्र। आइए देखेंगे शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र किसे कहते हैं।
वह भूमि जिस पर साल में एक बार फसल उगाई जा सकती है उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, ये सारी चीजें याद करने वाली चीजें हैं, आपको याद होनी चाहिए। देखिए, औपनिवेशिक शासन का औपनिवेशिक शासन को सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? औपनिवेशिक शासन को सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया था? तो वो स्थापित किया गया था बंगाल में। अच्छा, औपनिवेशिक शासन होता क्या है? जब कोई विदेशी देश किसी दूसरे देश पर अतिक्रमण कर लेता है या फिर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लेता है तो उसको औपनिवेशिक शासन कहते हैं। आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था 1953 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा, जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था तो हमारा भारत केवल 4 राज्यों में डिवाइड था। उसको 4 भागों में डिवाइड था हमारा पूरा भारत देश। ये सबसे पहला ए था ब्रिटिश प्रोविंस, वह राज्य जहां पर अंग्रेजों का शासन था। ऐसे 9 जगह थी। इसके अलावा बी पे आया था प्रिंसली स्टेट, वह राज्य जहां पर देशी रियासतों का शासन था। ऐसे भी 9 थे। इस सी पे आ जाता है आपका कमिश्नरी, बड़े बड़े शहर जहां पर अंग्रेजों का कब्जा था। वो उसमें वो कितने थे? वो 10 थे। इसके अलावा एक आए थे यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो इस तरह से भारत, हमारा पूरा भारत 4 भागों में डिवाइड हुआ था। 4 भागों में डिवाइड था जब जब अंग्रेज हमारे भारत को छोड़ कर गए थे। अब जैसी आजादी हमको मिली तो भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग बढ़ने लगी और इसके लिए कुछ समिति भी बनाई गई। जैसे कि सबसे पहले बनाई गई एशकेधर समिति। एशकेधर समिति ने भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मना कर दी। उसने कहा कि भाषा के आधार पर राज्य को नहीं बनाया जाए। ठीक है, 1948 में। इसके बाद फिर एक और आई जेवीपी समिति। इसने भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने बनाने की मना कर दी। इसने भी इसका विरोध किया, भाषा के आधार पर राज्य का गठन करने का विरोध किया जेवीपी समिति। जैसे इसने विरोध किया तो फिर इसके बाद भाषा के आधार पर राज्य को गठन करने के लिए इसने मना कर दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ, 1952 में तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य की मांग करते हुए पेट्टू श्री रामुलु भूख हड़ताल पर बैठ गए। कौन बैठ गए? पेट्टू श्री रामुलु। और 56 दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो गई। इनकी जैसे ही मृत्यु हुई तो इनका प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हो गया, बहुत ज्यादा उग्र हो गया। फिर मजबूर होकर जवाहरलाल नेहरू ने 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया। कब किया? 1 अक्टूबर 1953 को। तो इस तरह से भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। आप इसे याद रखेंगे, क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन कौन सा है? वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अब भाषा के आधार पर एक राज्य तो आपने बना दिया। अब भाषा के आधार पर गठन करने के लिए एक नया आयोग का गठन किया गया जिसका नाम था फजल अली आयोग, जिसने अपनी रिपोर्ट 3 साल बाद 1956 में अपनी रिपोर्ट पेश की और भारत को भाषा के आधार पर डिवाइड कर दिया गया। ABCD को रद्द करके भाषा के आधार पर विभाजित किया, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। कितने राज्य? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए भाषा के आधार पर। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे, सारी चीज इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो 1952 में पेट्टू श्री रामुलु के द्वारा जो भी भूख हड़ताल, जो भी आंदोलन किया गया था, उसको विशाल आंध्र आंदोलन के नाम से जाना जाता है। आप इसे याद रखेंगे, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसी में ही है। न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है? तो न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है? ये अक्षतंतु है, अक्षतंतु, डेंड्राइट, कोशिका पिंड, तंत्रिका सिरा। देखिए, न्यूरॉन के डेंड्राइट में सूचना प्राप्त होती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आप कहेंगे हमें समझाइए। आइए हम इसे देखते दिखाते हैं। न्यूरॉन पहले देखेंगे, न्यूरॉन होता क्या है। ये तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। यानी कि तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है? न्यूरॉन होती है। जिस तरह से हमारे शरीर की इकाई को कोशिका कहते हैं, उसी तरह से तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, इस तरह से एक एक न्यूरॉन का चित्र बिल्कुल इस तरह से होता है। इस तरह से न्यूरॉन जुड़े रहते हैं। ये न्यूरॉन का अंतिम सिरा है। अंतिम सिरा न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ा रहता है। मतलब इसके आगे एक और न्यूरॉन आएगा, इसके आगे एक और न्यूरॉन आएगा, तो इस तरह से जुड़े रहते हैं। ठीक है, हम इसके भाग और उसके कार्य के बारे में देखेंगे। सबसे पहले डेंड्राइट को देखते हैं। डेंड्राइट, ये तुम्हारे ये धागे ऐसी संरचना जो है, ये आपकी डेंड्राइट कहलाती है। ठीक है, ये क्या है? ये डेंड्राइट है। देखिए, कोशिका काय से निकलने वाली धागे ऐसी संरचना होती है और जो कि सूचना प्राप्त करती है। ये क्या करती है? सूचना प्राप्त करती है, डेंड्राइट। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा फिर आ जाता है आपके पास कोशिका काय। कोशिका काय, ये वाली जो अंदर जो भरा हुआ है, ये कोशिका काय। ये अंदर वाली जो बॉडी कहलाती है वो कोशिका काय होती है। ये हमने बना भी दिया है, यहाँ पे कोशिका काय लिख भी दिया है निशान लगा के। ये कोशिका काय, ये प्राप्त की गई सूचना को विद्युत आवेग के रूप में चलाती है। यानी कि विद्युत आवेग के रूप में ये आगे चलाती है प्राप्त की गई सूचना को। डेंड्राइट सूचना प्राप्त करती है, ये विद्युत आवेग के रूप में ये आगे की तरफ चलाती है। इसके अलावा एक आता है एक्सॉन, जैसे हम अच्छे तंतु भी बोलते हैं हिंदी में।
यह सूचना के विद्युत आवेग को, यहाँ से इसने विद्युत सूचना प्राप्त कर ली, ठीक है, देखिए यहाँ से सूचना प्राप्त मिली और ये कोशिका का है, इसको आगे बढ़ाएगी और इसके माध्यम से एक्सॉन के माध्यम से इसको मतलब दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक पहुंचाती है। यानी कि यहाँ से सूचना प्राप्त हुई, यहाँ से इसके माध्यम से फिर ये ऐसे करके आएगी, ऐसे करके आएगी और यहाँ पे एक और न्यूरॉन लगा होगा और उसके डेंड्राइट तक ये सूचना पहुंचाती है, एक्सॉन। ठीक है, याद रखेंगे इसे। और ये तंत्रिका का अंतिम सिरा है, ठीक है, ये मतलब ये न्यूरॉन का अंतिम सिरा है, तंत्र का नहीं, ये न्यूरॉन का अंतिम सिरा है, इसे आप इसे याद रखेंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, 26 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 26 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। अच्छा, इसके अलावा 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। 29 अप्रैल को नृत्य दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, इनमें से कौन पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है? पहले आपको पता होना चाहिए पूंजी प्राप्ति होती क्या चीज है। ठीक है, जिसमें सरकार को पैसा वापस करना पड़े या फिर सरकार किसी भी चीज को बेच के सरकार जो पैसा प्राप्त करती है उसको पूंजी प्राप्ति कहते हैं। ठीक है, क्या ऋण वसूली, विनिवेश और ऋण लेना, ये सब सरकार के पूंजी प्राप्ति के हिस्से हैं। टैक्स कभी भी पूंजी प्राप्ति में नहीं आता है, याद रखेंगे, टैक्स कभी भी पूंजी प्राप्ति में नहीं आता है। अच्छा, टैक्स किस में जाता है? टैक्स राजस्व प्राप्ति में टैक्स जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पूंजी प्राप्ति की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी और यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास किया, काफी सिंपल भाषा में डेफिनेशन लिखी है, जिसमें इसमें सरकार को पैसे वापस करने पड़ते हैं या फिर सरकार कोई सामान बेचकर जो पैसा प्राप्त करती है उसे पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, जिसमें सरकार को पैसा वापस करना पड़े, यानी कि अगर सरकार ने कहीं से ऋण ले लिया, विदेश से ऋण ले लिया, जैसे एग्जांपल के रूप में हमने यह दिखाया है, जब सरकार ने अगर किसी विदेश से ऋण लेती है तो सरकार को पैसा वापस करना पड़ता है, तो पूंजीगत प्राप्ति का हिस्सा है। या फिर सरकार कोई भी सामान बेचकर जो पैसा प्राप्त करती है, जैसे कि रेलवे का विनिवेश करना। ठीक है, विनिवेश का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन करना। इस तरह जैसे कि इस समय चल रहा है कि हम कह रहे हैं कि भैया सरकार ने रेलवे को बेच दिया, सरकार ने रेलवे को बेच के जो पैसा प्राप्त किया वो पूंजीगत प्राप्ति का हिस्सा है। और जो जब सरकार किसी भी सरकारी चीज को बेचती है तो उसे विनिवेश बोलते हैं, उसको इंग्लिश में प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। या फिर सरकार कहीं से ऋण की वसूली करती है तो वो भी पूंजीगत प्राप्ति का हिस्सा है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा औपचारिक रूप से भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? तो वो किया गया था 1957 में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, संयुक्त राष्ट्र के उस प्रमुख अंग की पहचान कीजिए जिसे 1994 में निलंबित कर दिया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र के उस प्रमुख अंग की पहचान कीजिए जिसको 1994 में निलंबित कर दिया गया था, तो वो था न्यास परिषद। न्यास परिषद को 1994 में निलंबित कर दिया गया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात हो रही है संयुक्त राष्ट्र की, हम देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र के बारे में। देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के विरोधी तत्वों को रोकना। यानी कि जो शांति और सुरक्षा के जो विरोधी तत्व हैं उनको रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसकी स्थापना का मुख्य श्रेय दिया जाता है रूजवेल्ट, चर्चिल, स्टालिन और जॉर्ज क्लेमेशो को। इसमें सदस्य हैं 193 इसके सदस्य देश हैं और जो 193वां सदस्य जो बना है वो बना है 2011 में दक्षिणी सूडान। याद रखेंगे, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके 6 अंग होते हैं। 6 के 6 अंग आपको दिमाग में होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, ये इसके 6 अंग होते हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। अच्छा, यूएनओ में 6 भाषाएं, 6 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है यूएनओ में। अच्छा, 6 भाषाएं कौन कौन सी हैं? 6 भाषाएं हैं अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, चीनी, अरबी, स्पेनिश। कौन कौन सी? अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, चीनी, अरबी, स्पेनिश, ये यूएनओ की 6 भाषाएं हैं, इनको मान्यता प्राप्त है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसे याद रखेंगे। वर्तमान महासचिव की बात करेंगे तो एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान महासचिव हैं, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसी शिफ्ट में हमने पहले कर लिया है इस क्वेश्चन को। और इसके प्रथम महासचिव कौन थे? इसके प्रथम महासचिव त्रिगवेली थे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अब संयुक्त सुरक्षा परिषद के बारे में बात करेंगे।
देखिए इसमें 15 सदस्य होते हैं संयुक्त सुरक्षा परिषद में, और इसमें से 5 स्थायी सदस्य होते हैं। कितने स्थायी सदस्य? 5 स्थायी सदस्य। 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से? चीन, फ्रांस, रूस। कौन कौन से? चीन, फ्रांस, रूस, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, और संयुक्त राज्य अमेरिका। और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं इसमें। ठीक है, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिनको महासभा के द्वारा 2 सालों के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अच्छा, इसके अलावा अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई थी, और इसका मुख्यालय हेग में है। और हेग में ही इसकी स्थापना हुई थी, नीदरलैंड में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय भी हेग में ही है। इसकी कानून पुस्तिका में 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पुस्तिका में 5 अध्याय हैं जिसमें कि 70 अनुच्छेद हैं, याद रखेंगे। और इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। 15 न्यायाधीशों में से जिनकी नियुक्ति 9 वर्ष के लिए होती है, और इसमें कोई भी देश के 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश की बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, तो बेनेगल रामाराव हैं प्रथम भारतीय न्यायाधीश। इसके अलावा प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह हैं। तो प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह बने थे। प्रथम भारतीय न्यायाधीश बेनेगल रामाराव बने थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, याद रखेंगे। इसके अलावा महासभा को देख लेते हैं। देखिए महासभा 193 सदस्यों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं इस महासभा में, और इसको लघु संसद भी कहते हैं। और इनका अध्यक्ष 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। महासभा का जो अध्यक्ष होता है वो 1 साल के लिए चुना जाता है। तो महासभा के कार्य क्या होते हैं? सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, और संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पारित करना, ये सब महासभा के कार्य होते हैं। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? भारत, जापान, कनाडा या फिर चीन? कौन सा स्थायी सदस्य है? इसमें से कोई एक स्थायी सदस्य है, तो स्थायी सदस्य इसमें से चीन। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चीन। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। देखिएगा संयुक्त राष्ट्र से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आए हैं, तो तीनों के तीनों क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में आए हैं, 5 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में। आप जाकर चेक कर सकते हैं 2021 में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्वेश्चन है हमारे पास, शेड्स ऑफ सैफरन पुस्तक के लेखक कौन है? तो शेड्स ऑफ सैफरन पुस्तक के लेखक हैं सबा नकवी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सबा नकवी। देखिए शशि थरूर की पुस्तक का नाम है अंबेडकर ए लाइफ, ग्रेट इंडियन नोवेल। ये शशि थरूर की कुछ पुस्तक हैं। इसके अलावा अरुंधति राय की पुस्तक का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये अरुंधति राय की पुस्तक का नाम है। किरण बेदी की पुस्तक है फियरलेस गवर्नेंस। ये है किरण बेदी की पुस्तक का नाम। तो आप इसे याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, तमिल नववर्ष को और किस नाम से जाना जाता है? अच्छा, तमिल नववर्ष को किस नाम से और जाना जाता है? विशु, बेस्टू वरास, वर्षा पिरप्पू या फिर उगादी? देखिएगा तमिल नववर्ष को 2 नामों से जाना जाता है, एक तो है पुथंडू और एक है वर्षा पिरप्पू। तो एक तो है तमिल नववर्ष को पुथंडू, पुथंडू ऑप्शन में है नहीं, तो वर्षा पिरप्पू इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिएगा नववर्ष को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो उसको हम देख लेते हैं किस राज्य में किस नाम से जाना जाता है। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये रेलवे का तो है ही है क्वेश्चन। इसके अलावा ये एसएससी के काफी एग्जाम में आया हुआ है, तो आप इसे याद रखेंगे। देखिए महाराष्ट्र में नववर्ष के त्योहार को गुड़ी पड़वा कहा जाता है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उगादी के नाम से जाना जाता है। कश्मीर में नवरेह के नाम से जाना जाता है। मणिपुर में साजिबू चेराओबा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक के तुलनाडु क्षेत्र और पुदुचेरी के माहे जिले में विशु के नाम से जाना जाता है नववर्ष को। और असम में बोहाग बिहू के नाम से जाना जाता है। और तमिल नववर्ष को पुथंडू या वरुसा पिरप्पू के नाम से जाना जाता है। आप इसे याद रखेंगे, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें याद कर लेंगे। पीडीएफ इसका टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथक आंध्र के लिए आंदोलन को क्या कहा गया था, जो कि 1953 में किया गया था, और 1952 में किया गया था। किसने किया था? पेट्टू श्रीरामुलु ने किया था, और उसको विशाल आंध्र आंदोलन कहा गया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो इसमें यूज किया जाता है नाइट्रोजन का। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नाइट्रोजन। देखिएगा पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, और यह क्रिया राइजोबियम नामक जीवाणु करते हैं। ठीक है, देखिएगा पौधों को मैग्नीशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, प्रोटीन सबकी आवश्यकता होती है। केवल एक आयोडीन की आवश्यकता नहीं होती है पौधों को।
याद रखेंगे पौधों को आयोडीन की आवश्यकता नहीं होती है, केवल एक नारियल के पौधों को आयोडीन की आवश्यकता होती है, इसके अलावा किसी और पौधे को आयोडीन की आवश्यकता नहीं होती है। इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, राउरकेला स्टील प्लांट की शुरुआत भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति के द्वारा पहली ब्लास्ट फर्नेस के उद्घाटन के साथ कब हुई थी? यानी कि राउरकेला स्टील प्लांट की शुरुआत कब हुई थी? देखिएगा, राउरकेला स्टील प्लांट, देखिए भारत में 3 स्टील प्लांट लगाए गए थे दूसरी पंचवर्षीय योजना में, और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से लेकर 1961 तक चली थी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि राउरकेला स्टील प्लांट जो है वो 1956 से 1961 के बीच में चला लगा होगा। देखिए 1958, देखिए 2 ऑप्शन थे इसमें कट गए, ये 1961 से ज्यादा है, ये 1961 से ज्यादा है। ऑप्शन बी और सी इसमें से कट गया। अब ऑप्शन इसका सही जवाब होगा 1958 या फिर 1959, तो इसका सही जवाब है 1959। 1959 में राउरकेला स्टील प्लांट की शुरुआत हुई थी। उस समय भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका कार्यकाल 13 मई 1952 से लेकर 13 मई 1962 तक रहा था, और ये पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि 2 बार निर्वाचित हुए थे। दूसरी योजना में 3 स्टील प्लांट लगे थे, उन्हें हम देख लेंगे कौन कौन से लगे थे। 1959 में राउरकेला स्टील प्लांट लगा था, जो कि उड़ीसा में स्थित है, जर्मनी के सहयोग से लगा था। इसके अलावा 1955 में भिलाई स्टील प्लांट लगा था, जो कि छत्तीसगढ़ में लगा था, सोवियत संघ के सहयोग से। इसके सहयोग से, सोवियत संघ के सहयोग से लगा था। इसके अलावा 1959 में दुर्गापुर स्टील प्लांट लगा था, पश्चिम बंगाल में, यूके के सहयोग से। किसके सहयोग से? यूके के सहयोग से। इसके अलावा एक और स्टील प्लांट है, बोकारो स्टील प्लांट, ये भी सोवियत संघ के सहयोग से लगा था, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगा था। बोकारो स्टील प्लांट तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगा था। इसके अलावा ऊपर के 3 प्लांट जो थे वो दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगे थे, अपने याद रखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।